और अब खबरों की तफसील। 2008 मालेगांव धमाका केस में खुसूसी अदालत का बड़ा फैसला आया। एनआईए की अपील मुस्तरद कर दी गई। अब अगली समाअत खुली अदालत में होगी। हुकूमत और जांच एजेंसी ने बंद कमरे में समाअत की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह है कि जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की कानूनी कमेटी ने इस पर एतराज किया था और एनआईए की अर्जी की मुखालफत की थी। दूसरी जानिब सहाफियों ने भी एनआईए की अपील की मुखालफत की थी। और अब बात महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कुल 125 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ सीट से इंतखाब लड़ेंगे। इस बार 52 सिटिंग अरकान असेंबली को टिकट दिया गया और खास बात यह है कि कई दिग्गज लीडरों के नाम इस लिस्ट से गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, यह सभी चुनाव समिति में के बैठक में भाग लिए थे। अभी मैं महाराष्ट्र के जो आगामी विधानसभा चुनाव में जिनका कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ है उनकी सूची आज जारी कर रहा हूं। कुल इस सूची में 125 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम अभी आपके समक्ष यह रिलीज कर रहे हैं। मुख्य बातें हैं इसमें से, महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में 5 साल महाराष्ट्र में चौमुखी विकास हुआ है, चारों दिशाओं में विकास हुआ है, ऐसे श्री देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के बाद इत्तेहाद में ही वजीर आला को लेकर बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। कल शिवसेना के इंतखाबी इजलास में सेना लीडर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सेना का झंडा लहराएगा और इसी बयान को लेकर हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने सेना तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी से खास बातचीत की। तो मुख्यमंत्री की दावेदारी भी कहीं न कहीं शिवसेना की तरफ से की गई है। नहीं, देखिए, हर शिव सैनिक का मन है और उनका आत्मविश्वास है और उनका मनोबल इतना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अब जब आदित्य जी खुद मैदान में आए हैं और चुनाव लड़ेंगे तो उनके नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे। ये खुद उद्धव जी ने कहा है कि उद्धव जी ने अपने पिताजी को ये वादा किया था कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो हर शिव सैनिक के मन में ये विश्वास है और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि शिवसेना को विजयी बनाए और भारी संख्या में विजयी बनाए। और वहीं महाराष्ट्र में सियासी बिगुल बजते ही सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी मुनासबत से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सरबराह असदुद्दीन अवैसी 2 अक्टूबर से महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। असदुद्दीन अवैसी के दौरे का आगाज औरंगाबाद के पीछन असेंबली हल्के से होना है। पीछन में तशहीदी जलसे से खिताब के बाद एमआईएम सरबराह रात में औरंगाबाद के जलसे आम से खिताब करेंगे। असदुद्दीन अवैसी के हफ्ते भर के दौरे में मालेगांव, धोलिया, मुंबई, पुणे और शोलापुर के दौरे शामिल हैं। औरंगाबाद में एमआईएम सदर की आमद को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। और वहीं असेंबली इलेक्शन के पेश नजर रियासत महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने बहुत से उम्मीदवारों को ए-बी फॉर्म तकसीम कर दिए। शिवसेना ने जिन उम्मीदवारों को ए-बी फॉर्म तकसीम किए उनकी लिस्ट में मालेगांव आउटर हल्का असेंबली के उम्मीदवार दादा भूसे का नाम भी शामिल है। दादा भूसे को 4थी मर्तबा उम्मीदवारी का मौका मिला है। दादा भूसे के मद्दे मुकाबिल दीगर पार्टियों के मुखालिफ उम्मीदवार खड़े किए जाने के खिलाफ उन्होंने कहा कि मेरे मुखालिफिन मुत्तहिद होकर भी मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, तब भी जीत मेरी ही होना है। शिवसेना पक्ष के सुप्रीमो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इनके द्वारा अभी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, कल जो भी उम्मीदवार साहब ने तय किए उनको ए-बी फॉर्म दिए गए। मैं मालेगांव की तमाम आवाम की तरफ से
शिव सैनिकों की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले दिनों में फिर एक बार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति का भगवा विधानसभा पर लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहीं महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी तीसरी बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने दलित, मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात को लेकर सियासत में एक नई रिवायत को जन्म दिया है। यही वजह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने रियासत के कई इंतखाबी हलकों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसी के तहत नांदेड़ जनूबी हल्का असेंबली से वंचित बहुजन अघाड़ी ने फारूक अहमद को उम्मीदवार बनाया। फारूक अहमद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से वाबस्ता रहे। फारूक अहमद को टिकट मिलने पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनान ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, उन्हें अपनी मुबारकबाद पेश की। नांदेड़ जनूबी असेंबली हल्के में मुसलमान और दलित राय दहिंदगान फैसला कुन हैसियत रखते हैं। वंचित के टिकट पर किस्मत आजमा रहे फारूक अहमद को एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में फारूक अहमद ने अपने तासुरात कुछ इस तरह बयान किए। नांदेड़ की आवाम ने एक नई सियासत का एक नया डायमेंशन सेट करने के लिए जो एक मोहब्बतें देकर फारूक अहमद को खड़ा किया है, फारूक अहमद को बनाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाड़ा साहब ने उस फारूक अहमद पे, उस नांदेड़ के तमाम आवाम के ऊपर, नांदेड़ वालों के ऊपर ये एतमाद किया है। ये भरोसा मेरे अकेले पर नहीं है, बाड़ा साहब को ये भरोसा नांदेड़ के ऊपर है कि नांदेड़ की आवाम एक मुतबादिल के तौर पर एक नई सियासी सोच और एक नई सियासत को शुरू करेगी और एक नई मिसाल यहाँ पर इंशाल्लाह, एक साफ सुथरी सियासत की एक नई मिसाल नांदेड़ से इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। अमरावती जिले के अचलपुर में कल हुए फिरकावाना फसाद में 3 लोगों की मौत हो गई। जरा के मुताबिक 8 से 10 लोग जख्मी हैं। इनका इलाज अचलपुर के सरकारी अस्पताल में जारी है। वाज़ेह रहे कि एक मामूली सी बात को लेकर यहां फसाद फूट पड़ा था। शहर के हालात कशीदा मगर काबू में बताए गए हैं। इसके बाद शहर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दफा 144 को मजीद 24 घंटों के लिए बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का दफ्तर, जो कि मुंबई के साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने में वाक़ है, साबु सिद्दीक ट्रस्ट की मिल्कियत है। रियासती हज कमेटी का दफ्तर न होने की वजह से एक अरसे से मुंबई साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने में ही हज कमेटी का दफ्तर चल रहा है। अब साबु सिद्दीक ट्रस्ट ने मुसाफिर खाने से रियासती हज कमेटी के दफ्तर को खाली कराने का नोटिस दे दिया है। वाज़ेह रहे कि रियासती हज कमेटी का अभी तक सरकारी जमीन पर कोई दफ्तर मौजूद नहीं है। हालांकि कई मरतबा महाराष्ट्र हज कमेटी मुस्तकिल जगह के लिए हुकूमत महाराष्ट्र से अपील करती रही है, लेकिन हुकूमत उनकी अपीलों को संजीदगी से नहीं ले रही। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने रियासत महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी और रुकन से खास बातचीत की। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के ऑफिस को जो है वो खाली करने का बाकायदा लीगल नोटिस मिला है। हमारे साथ महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी साहब और मेंबर एजाज देशमुख साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि आपको नोटिस मिला, आपके पास जो है वो गवर्नमेंट की जगह नहीं है, किस तरह आप काम आगे बढ़ाएंगे और नोटिस जो मिला है इसमें आखिरी तारीख क्या है ऑफिस को खाली करने की? मुझे बहुत दुख है इस बात का। कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकारों ने मुसलमानों के वोट लेकर दिल्ली से लेकर गली तक अपनी सरकारें बनाई और 1990 से जो हज कमेटी महाराष्ट्र यहाँ पर शुरू है उसके लिए कोई काम नहीं किया और इसलिए आज हम सड़क पे आने पर मजबूर हो गए। मुझे मालूम था कि ये किराए की बिल्डिंग है। जब मैं चेयरमैन बना 8 महीना पहले तो मुझे इसकी फ़िक्र थी कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 100 साल हो गए उसको और यहाँ हम ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। इसलिए हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश की, उन्होंने जगह देखने को बोला है। जो नया एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है पेनवेल साइड में, हम वहाँ पर जगह देख रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर हम एक बहुत शानदार आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे। हज कमेटी के ऑफिस को शिफ्ट करेंगे वहाँ पर। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी तो ज़मीन आएगी, सीएम साहब जो है ज़मीन देंगे और बहुत सी कार्रवाई होनी बाकी है आपको हज हाउस मिलने के लिए गवर्नमेंट का, लेकिन अभी हज 2019 जो है वो ख़त्म हो चुका है, 20 जो है वो करीब आने वाला है और उसकी तैयारियां शुरू होने वाली है। तो इस गैप को भरने के लिए आप क्या करोगे? मतलब जो
प्रोसेस शुरू होगा हज 2020 का, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो उसके लिए काम करने के लिए आपको एक इमारत चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्टाफ को बैठने की जगह चाहिए। वो कहाँ से आप लाओगे? अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, बात सच है। अल्लाह बहुत बड़ा है, जैसा कि पिछली सरकारों ने अल्लाह भरोसे हमको छोड़ कर रखा है, और आज नौबत ये आई है कि हमारे पास जगह नहीं है। तो अल्लाह के भरोसे में अल्लाह कहीं ना कहीं तंबू लगवाएगा। जी देखिए कि पनवेल और सिडको की जानिब से मिलने वाली जगह पर हज हाउस जब बनेगा, ये तो फ़िलहाल जो है वो इंतज़ार का मामला है, प्रोसेस का मामला है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी जो है वो बेयार और मददगार होती हुई दिखाई दे रही है, और इस हज कमेटी के लिए जो है वो दफ्तर जो है ना होने की वजह से महाराष्ट्र के आज़मीन हज को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि ये मसला जो है वो किस तरह से हल होता है और हुकूमत जो है वो इसको कितनी संजीदगी से लेती है। कैमरा पर्सन शरोश जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुसलमानों की माशी बदहाली को दूर करने के मकसद से अकोला में शुरू किए गए लोकहित सोसाइटी का 24वां सालाना इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। साथ ही यहाँ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सोसाइटी की जानिब से खुद कफील बनाने की कोशिशें की जाती हैं। अब तक हजारों अफराद इस सोसाइटी से इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। ये वो जो प्रोग्राम हुआ है बड़ा कामयाब हुआ है प्रोग्राम। सोसाइटी की जो माली हालत है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बहुत प्यारी है। हमने सिर्फ 15 करोड़ का लोन लोगों को दे रखा है। तो सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है और रिकवरी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और इंशाल्लाह यही ट्रेंड हम आगे भी रखेंगे। से खबर है जहां के इदारा बैतुल यतीम में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। इस ताज़ियती नशिस्त में मारूफ अफसाना निगार और अदीब आरिफ खुर्शीद और इंजीनियर अब्दुल सत्तार के कारहाय नुमाया को याद किया गया। इस मौके पर औरंगाबाद और अतराफ के अदीबों, शायरों और दानिशवरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ताज़ियती नशिस्त की सदारत मारूफ अफसाना निगार महमूद शकील ने की। इस मौके पर आरिफ खुर्शीद के करीबी साथी नूरुल हसनैन, असलम मिर्जा और अजीम राही के अलावा मुतादिद अदीबों ने आरिफ खुर्शीद की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। नूरुल हसनैन ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि आरिफ खुर्शीद ने जिस आलमगीर अदब की बुनियाद रखी, उनके इस अदबी मिशन को जारी और सारी रखा जाएगा। हम दोनों में एक तरह का दौड़ थी, कभी वो आगे निकल जाता और कभी मैं पीछे रह जाता, कभी मैं आगे निकल जाता, कभी वो पीछे रह जाता। ये सिलसिला चल ही रहा था कि 22 तारीख को आरिफ ने मुझे ऐसा डाज दिया और इतनी तेजी से इतनी दूर निकल गया कि मेरी नजरें भी उसका पीछा नहीं कर सकती। जिस तरह उसका दिल खुला था, कोशिश करेंगे कि हम भी उसी के रास्ते पर चलते हुए नौजवानों की जितनी भी हमसे हिम्मत अफजाई हो सकती है हम करते रहेंगे। तो उन्होंने ये काम किया है, आगे की नस्ल उनको पढ़ेगी और वो किताबों में जिंदा रहेंगे। जैसा कि क़मर इक़बाल का है कि थे अजब कर वो इस्तिराब में, हम ख़ुद को लफ्ज़ों में मुंतकिल करके सो गए चैन से किताब में हम। एक सुलासी उनकी याद आई कि मीठे ख्वाबों में खो गया होगा, मीठे ख्वाबों में खो गया होगा, मेरे कमरे का बल्ब रोशन है और वो शख्स सो गया होगा। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिव कुमार को कुछ दिन तिहाड़ जेल में और रहना होगा। दिल्ली की अदालत ने डीके शिव कुमार की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। ईडी ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि शिव कुमार रिहा होने के बाद मामले पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अदालती तहवील की मियाद खत्म होने पर ईडी ने डीके शिव कुमार को स्पेशल जज अजय कुमार को हर के रूबरू पेश किया। बता दें कि कांग्रेस लीडर शिव कुमार की अदालती तहवील में 15 अक्टूबर तक की तौसीक की गई है। साथ ही अदालत ने ईडी को शिव कुमार से पूछताछ करने की भी इजाजत दे दी है। बेंगलुरु से खबर है जहां गौतम कुमार जैन बेंगलुरु के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए आज इंतखाबात हुए। इस इलेक्शन में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद को शिकस्त दी। बीजेपी के गौतम कुमार मेयर जबकि राम मोहन राजू नायब मेयर मुंतखब हुए। नए मेयर
गौतम कुमार जैन ने इस मौके पर कहा कि वो बेंगलुरु को कचरे और ट्रैफिक जाम जैसी अहम मसाइल से आजाद करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों में तालमेल न होने की वजह से ही सेकुलर पार्टियों के इत्तेहाद को महानगर पालिका में हार का मुंह देखना पड़ा। वाज़ेह है कि तकरीबन 4 साल के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका पर एक बार फिर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಬೇಜಿನ ಚಿಂತನೆ 100% ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ BWSSB ಬಗ್ಗೆ ನಾವು गमन हरिसಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ। अगर आप गिनती अगर करते हैं तो हमारी जीत 100% यकीनी थी। तो ये अभी कहा जाए कि ये एक मिलीभगत साजिश रही ऑपोजिशन की कि उनका कैंडिडेट जीते, बस 100% जीत यकीनी थी कांग्रेस की, लेकिन हमने ये ऐसे ही उनको उठाकर सीट उनके झोली में डाल दी। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार लीडरान है, बस दोनों तरफ के लीडरान है जिम्मेदार इसके। एक साल जो हमारा मेयर रहकर जो काम कर सकते थे हम, तो हम जिम्मेदारी से हमारे लीडरान चुके हैं, बस मैं वही करना चाहूँगा। प्रोफेसर खालिद सईद की कुलियात चांद से बातें की गुलबर्गा में रस्म इजराई अमल में आई। हिदायत सेंटर में मुनक़िदा एक खास तकरीब में कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक़ सदर खलील मामून ने कुलियात की रस्म इजरा अंजाम दी। मुल्क के अदबी हलकों के लिए प्रोफेसर खालिद सईद का नाम तारुफ का मोहताज नहीं। प्रोफेसर खालिद सईद बैक वक्त नक्काद, अफसाना निगार, शायर और उस्ताद के तौर पर जाने जाते हैं। खालिद सईद 70 की दहाई के अवाइल से अदब की खिदमत कर रहे हैं। कुलियात चांद से बातें में गज़ल और नज़मों के अलावा क़तात को भी जगह दी गई है। चांद से मेरे पास एक इस्तियारा है शायरी में, वो मगर वो इस तरह उस कदीम ज़माने में भी चांद और इंसान का रिश्ता रहा है, और अदब शेर कदीम ज़माने के अदब का भी वो रहा, लेकिन मैंने ज़रा इसको नए अंदाज से लिया है। बात करते हैं और चांद सी बातों में तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है रोमानी शायरी है, इश्क आशिक की शायरी है। बहरहाल एक महबूब है और उस महबूब को उन्होंने उड़िया नहीं। नक्कादों के मुताबिक प्रोफेसर खालिद सईद के यहाँ तहजीबी कशमकश, तन्हाई, वजूद की शनाख्त के साथ जिंदगी के मुताद्दद मसाइल मिलते हैं। इनकी शेरी कलाम में जदीद रविश के बावस्फ शायर का तजुर्बा और एहसास झलकता है। ऐसी है कि हम आज जो बातें हमारी तनकीद कह रही है, खालिद सईद उन बातों से बेपरवाह होकर बहुत पहले उन्हीं मौज़ूआत पर, उन्हीं खुलूत पर शायरी कर चुके हैं। ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, खालिद सईद साहब के यहाँ मुक़ामी बोलचाल के अल्फाज भी बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ इस्तेमाल हुए हैं। उसका इस्तदलाल और जवाज़ उनके यहाँ ये था कि ज़बान जो है अल्फाज से ही बनती है, चाहे वो मुक़ामी बोलचाल के अल्फाज हों या कुछ और। प्रोफेसर खालिद सईद की ये 8वीं किताब है। इससे कबल उनकी 4 किताबें तनक़ीद पर, 2 तदरीस पर और एक शेरी मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बेंगलुरु के करीब वाक़े चिनपटन शहर में उर्दू ज़बान और अदब की हिफाजत और तरक्की के लिए तहरीक शुरू हुई है। उर्दू ज़बान की अहमियत को उजागर करते हुए उर्दू स्कूलों में तलबा की तादाद को बढ़ाना इस तहरीक का अहम मकसद है। तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर शहर चनपटन उर्दू ज़बान और अदब का गहवारा रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में अंग्रेजी और इलाकाई ज़बानों के गलबे की वजह से इस शहर में भी उर्दू तालीम दम तोड़ रही है। कभी यहाँ 27 उर्दू स्कूल मौजूद थे, लेकिन अब सिर्फ 17 स्कूल बचे हैं। इस नाजुक दौर में यहाँ की मकामी तंजीम महदविया सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने सदाए हिंद उर्दू तहरीक के ताउन से उर्दू स्कूलों को बचाने उर्दू आंगनवाड़ी मराकज़ कायम करने का फैसला किया है। उर्दू के शुरा भी
अदीब भी यहाँ से आए हैं। हमारे जितने भी उर्दू अखबारात आज शाया हो रहे हैं, सभी अखबारात में एक ना एक चटपटन का सहाफ़ी ज़रूर रहेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू की बक़ा के लिए आज एक तहरीक शुरू की गई है। मैं समझता हूँ यह तहरीक कामयाब होगी, इसलिए कि वो शहर चनपटना से शुरू की गई। पहले जो है 27 से ज़्यादा उर्दू स्कूल थे। आज वो स्कूल और चनपटन के स्कूल में और बच्चों की तादाद में तो रिकॉर्ड रहा करता था एक दौर में, यहाँ की ओल्ड एरा में। अब यहाँ पर घटी हुई इसकी जो है स्कूल की तादाद 17 हो गई है, 17 हो गई। अब वो 17 स्कूल हैं। अब हम चाहते हैं कि वो स्कूल का अगर तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर वहाँ पर आंगनवाड़ी आ जाती है तो आंगनवाड़ी के ज़रिए से वो बाकी के स्कूल भी खुद ब खुद वो भी चलना शुरू हो जाएगी, लोगों का रुझान भी उस तरफ बढ़ जाएगा। सदाए हिंद उर्दू तहरीक ने कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में उर्दू स्कूलों के मसाइल को हल करने, नौजवान नस्ल को उर्दू से जोड़ने, उर्दू ज़बान की अहमियत को आम करने का बीड़ा उठाया है। ये कानून बन गया है ना कि उर्दू स्कूल में SDMC सदर वही बनेंगे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अक्सर और बेशतर अनपढ़ लोग होते हैं जिनके पास वीओ को बात करने की ताकत नहीं रहती, किसी एक तंजीम के सहारे काम नहीं कर सकते। मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि उर्दू ज़बान को आज बिगाड़ दिया जा रहा है। इसमें नए नए चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, अंग्रेज़ी अल्फाजात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये उर्दू ज़बान मीठी बनाई गई थी, लेकिन तशरीफ़ लाइए, इधर आइए, इसको मिठास के साथ बनाया गया था ताकि लोग इसको देख कर इतनी सुरमगी जिसको कहा जाता है उर्दू में, लेकिन आज इसको अंग्रेज़ी के साथ प्लीज़, हेलो, हाय ऐसे अल्फाजात से उर्दू की ज़बान को मुखातिब किया जा रहा है। उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा इस छोटी सी नशिस्त में कई अहम फैसले लिए गए। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि हुकूमतों से ज़्यादा उर्दू वाले अपनी मादरी ज़बान की हिफाजत और तरक्की के लिए कोशिशें करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ़ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।